हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज हम चैप्टर 7 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा में उन्हें परिभाषित करना। तो उनकी बोलचाल की भाषा में परिभाषित यदि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं और उन्हीं की बोलचाल की भाषा में आप समझाएं तो वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगों युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। संस्कृति अपना सदैव निरंतर गति से समय समय पर बदलती रहती है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप मिल गया है। दूसरे क्षेत्र में गई तो उन्हें नया रूप मिला। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य, देखिए ध्यान रखिएगा, चेर राज्य जहाँ आए तो वह कहाँ से संबंधित है? महोदयपुरम से। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिम भाग में है। तो ये महादेवपुरम कहाँ है? दक्षिण और पश्चिमी भाग में है, ध्यान रखिएगा। और यही चेर राज्य है दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। तो आज महोदयपुरम जो है वह किस राज्य का हिस्सा है? केरल राज्य में, जहाँ चेर राज्य था 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। यह कब स्थापना हुआ? तो 9वीं शताब्दी में। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती थी? तो चेर राज्य में। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में, ये देखिए ये मलयालम भाषा है। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है तो किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो सरकारी अभिलेख जो क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए तो सबसे पहले मलयालम भाषा में ही लिखे गए, क्षेत्रीय भाषा के रूप में। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी। तो केरल का जो मंदिर रंगमंच है वह संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित बनी है। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। कब? 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है।
तो वह किस भाषा की ऋणी है? तो वह मलयालम भाषा जो है संस्कृत से ही लिया गया और बनी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, लीला तिलकम कब लिखी गई? 14वीं शताब्दी में, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। तो लीला तिलकम किस पर आधारित है? तो व्याकरण और काव्य शास्त्र पर। मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। और यह किस शैली में लिखा गया है? लीला तिलकम तो मणि प्रवालम शैली में। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ये ध्यान रखिएगा कि मणि प्रवालम का अर्थ पूछे थे तो हीरा और मूंगा, यह जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय, इसके बारे में देखते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुए। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ का काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। तो ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो बना है वो किसने बनवाया? गंग वंश के प्रतापी राजा थे, नाम था अनंत वर्मन। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। उसके बाद जो है 1230 में राजा हुए अनंग भीम तृतीय, इन्होंने जो है मंदिर पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित किया और जो है अपनी उपाधि जगन्नाथ धारण किए। अब देखिए, ज्यों ज्यों इस मंदिर का तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। ये सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि ये क्यों जो है मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे? तो उनका जो है सत्ता स्थानीय जनता में स्वीकार हो जाएगा, इसलिए। यह है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, देखिए पुरी में है। अब राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। राजपूत और शूरवीरता की परंपरा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन इस बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जिन्हें कि हम अध्याय 2 में पढ़े थे, एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में, ये बीकानेर के राजकुमार राज सिंह हैं, तो शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं।
ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को संरक्षित रखते हैं। उनसे आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं, ये देखिए, ये जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजपूत राज्य जहाँ थे वे क्षेत्र हैं। तो स्त्रियां जो है विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ये देखिए, अब चलते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब कथक नृत्य कैसे आई, इसके बारे में देखते हैं। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यह सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक कहाँ से जुड़ी है? उत्तर भारत, खासतौर से उत्तर प्रदेश से। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। तो ध्यान रखिएगा, ये कथक जो है कथा सुनाने वाले की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कब से ये ज़्यादा रूप विकसित हुआ? तो भक्ति आंदोलन के टाइम से। राधा कृष्ण की पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता है। तो रास लीला किससे संबंधित है? राधा और कृष्ण से। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासन काल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला। राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरा। तो ये घराना बोला जाता है, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह थे, उन्होंने इसको काफ़ी विकसित किया। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय रूपों में मान्यता मिली। तो यही जो है कथक को किस शास्त्रीय संगीत में मान्यता मिली? संख्या कितनी? तो 6 शास्त्रीय संगीतों के रूप में इन्हें मान्यता मिली। शास्त्रीय नृत्य के रूप में आज हम कथक को जानते हैं। देखिए, किस कला रूप को अशास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही
प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें लोक नृत्य के श्रेणी में रखा गया है। ये विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूप को विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग कला के श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित है। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है इसको देख लेते हैं वर्तमान में। तो भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु में है। ये कथकली केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक नृत्य के अलावा ये देखिए संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्र की परंपरा। तो दोस्तों सेशन काफ़ी लंबा होगा, इसलिए कल सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हम पूरी NCERT 6 to 12 कंप्लीट कराएंगे और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको धन्यवाद है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग माय वीडियो।